हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना की चिंता छोड़, नव विवाहित कन्या इस योजना के लिए करें आवेदन। 2,500 नहीं, 30,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड में लाखों महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि न मिलने से परेशान हैं। अगर आप भी 2,500 रुपए न आने से चिंतित हैं तो अब इसकी चिंता छोड़ दें। आपको 2,500 नहीं बल्कि एक साथ 30,000 रुपए मिलेंगे। बेटी की शादी में गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाती है। सीएम कन्यादान योजना। झारखंड में लाखों महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान हैं क्योंकि 2,500 रुपए उनके खाते में नहीं आ रहे। अगर आप भी 2,500 रुपए नहीं मिलने से परेशान या चिंतित हैं, अभी इसकी चिंता छोड़ दिए। आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें आपको एक साथ 30,000 रुपए मिलेंगे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नवविवाहिताओं के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाती है। इसके तहत नवविवाहिता को सरकार की ओर से 30,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपकी शादी हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेटी की शादी में गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाती है। इस योजना के तहत सरकार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी BPL परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। अगर आपकी शादी पहले हो गई है तो परेशान न हो, आप भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। शर्त इतनी है कि आपकी शादी को 1 साल से अधिक न हुआ हो। योजना के लिए शादी के 1 साल होने से पहले ही इसके लिए आवेदन करना होता है। कुछ अन्य आवश्यक शर्तों को भी पूरा करना होता है। किसको मिलता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ? आवेदक झारखंड की स्थानीय निवासी हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो। आवेदक कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पुनर्विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो चोटिल हो गए हैं। चोट उनके सिर पर लगी है। घटना के बाद उनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया है। घटना डुमरी में आयोजित रामनवमी अखाड़ा के दरमियान की है। जानकारी के मुताबिक रविवार को डुमरी में रामनवमी पर अखाड़ा का आयोजन किया गया था। अखाड़ा में काफी संख्या में लोग जुटे थे और परंपरागत हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लोग काफी उत्साहित थे। इस बीच देर शाम को डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो भी डुमरी चौक पर पहुंचे। यहां वे अखाड़ा में शामिल होने आए थे। इस बीच कई समर्थकों ने उन्हें अपने कांधे पर बैठा लिया। इसी दरमियान एक व्यक्ति के हाथ से फरसा फिसल गया और विधायक के सिर के पीछे चोट लग गई। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आनन फानन में उन्हें डुमरी के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वे अपने घर चले गए। विधायक जयराम महतो ने ETV भारत के डुमरी संवाददाता से बातचीत में बताया कि अखाड़ा में वे शामिल होने गए थे, तभी चोट उनके सिर पर लगी है। अभी भी सिर एक हिस्सा सूजा हुआ है। वे बेहतर जांच करवाएंगे। वे CT स्कैन करवाने जाने वाले हैं, जिसके बाद चिकित्सक जो कहेंगे वैसा किया जाएगा। इधर विधायक के चोटिल होने के बाद उनके समर्थक चिंतित हैं। सभी विधायक के जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। JLKM के सुरेंद्र ने कहा कि घटना के बाद विधायक ने चोट के हिस्से पर हाथ रखा और किसी पर गुस्सा भी नहीं हुए, बस मुस्कुराते हुए बोला, अनजाने में चोट लगा गई। रांची में 19 और 20 अप्रैल को एयर शो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने CM हेमंत सोरेन को किया आमंत्रित। झारखंड पर होने वाले पहले एयर शो को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। CM आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को 19 और 20 अप्रैल को राजधानी रांची में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले एयर शो सूर्य किरण के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह एयर शो ऐतिहासिक होगा। इसमें पहले दिन स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों के लिए समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध हमने मुख्यमंत्री से किया है, ताकि वे हमारे वीर जवानों के पराक्रम को देख सकें और उससे प्रेरित होकर उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि 19 और 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10 बजे तक नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में एक घंटे का एयर शो होगा। यह एयर शो विश्वस्तरीय होगा और झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें वायुसेना के जांबाज जवान कई लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। संजय सेठ ने कहा कि यह जनता के लिए एक रोमांचक और प्रेरणादायी क्षण होगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी तैयारी रक्षा मंत्रालय और वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। इस एयर शो में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अतिथि के रूप में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए वायुसेना प्रमुख A.P. सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। एयर शो के बाद अब डिफेंस एक्सपो की तैयारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई सकारात्मक बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि इससे MSME और स्टार्टअप सेक्टर को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक डिफेंस एक्सपो कोलकाता और अन्य शहरों में आयोजित होता रहा है। झारखंड में भी इसे आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक संकेत दिया है और आने वाले समय में हम भी इसके लिए तैयारी करेंगे। सरहुल के दिन शोभा यात्रा की तैयारी के दौरान पिटौरिया के हेठबालू गांव में झालर टूटने की वजह से हुई झड़प मामले में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार 7 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खुद प्रभावित गांव पहुंचे और वहां के लोगों से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वे खुद डायरी में पीड़ितों की बात नोट कर रहे थे। प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन मामले की लीपापोती कर सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की आड़ में आदिवासी समाज की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को हुई झड़प में गांव के पाहन का सिर फूट गया था। उनके साथ 3 अन्य लोगों की भी चोट आई थी। 2 अप्रैल को जब ETV भारत की टीम घटनास्थल पहुंची तो वहां केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की समेत कई आदिवासी नेता पहुंचे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तब ग्रामीणों ने बताया था कि सरहुल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान सरहुल झंडा लगने से झालर टूट गया था। यह बहुत ही मामूली बात थी, फिर भी इसको तूल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि जानबूझकर विवाद को बढ़ाया गया था। घटना के दूसरे दिन ETV भारत की टीम जब प्रभावित गांव में पहुंची तो वहां जिन लोगों पर हमला करने का आरोप लगा है, उनके घरों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही थी। उसी दिन आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। लिहाजा 3 अप्रैल को आदिवासी संगठनों ने पिटौरिया बाजार बंद कराते हुए सड़क जाम कर दिया था। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को जब बाबूलाल मरांडी उस गांव में पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। SC/ST के अधिकारों को बढ़ाने के बदले उनके बजट में कटौती कर रहा केंद्र। अगर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए केंद्र सरकार काम करना चाहती है तो अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। यह मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव
और कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कच्छप ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार से की। केशव महतो कमलेश ने कहा कि एसटीपी और एससी एसपी का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास में तेजी लाना है, ताकि समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में विकास के मापदंडों का अंतर कम किया जा सके। इंदिरा गांधी द्वारा 19,776 और 19,980 में उप योजनाएं शुरू की गईं, जिनका मकसद इन समुदायों के लिए आय के अवसर प्रदान करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तक पहुंच बढ़ाना, समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और शोषण को रोकना था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एससी एसटी के अधिकारों को वृहद स्वरूप देने के बजाय उनके बजट प्रावधानों में कटौती कर रही है। वर्तमान बजट में एससी और एसटी के लिए क्रमशः 3.4% और 2.6% का आवंटन किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति को 11,70,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति को 5.57 लाख करोड़ के बजट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने 2025 के चुनाव घोषणा पत्र में एससी एसटी उप योजना पर केंद्रीय कानून बनाने का वादा किया था। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उप योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाना आवश्यक है। यूपीए शासनकाल में इस पर शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2014 के चुनावों के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 और 2023 से 24 के दौरान केंद्र सरकार ने झारखंड को अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत 3,515.11 करोड़ और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 2,475.94 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए, जबकि यह राशि न्यूनतम 10,000 करोड़ होनी चाहिए थी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि उप योजना की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। कई राज्य इस राशि को डायवर्ट कर दूसरी योजनाओं में खर्च कर देते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक राज्य में टीएसपी के पैसे से पुलिस के लिए गोलियां खरीदी गईं और दूसरे राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट का मुख्यालय बनाया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कानून बनाने की मांग जायज है और इससे फंड का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। राजेश कच्छप ने कहा कि रघुवर सरकार ने टीएसपी और एससी एसपी की राशि से ग्लोबल समिट और एयरपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि कानून बनने से विकास योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरेंगी और इन समुदायों के क्षेत्रों में समान रूप से विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 2075 के 1 द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिए गए हैं, वे कानून के अभाव में मृतप्राय हो गए हैं। संवाददाता सम्मेलन में मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, अध्यक्ष सतीश पॉल मुजनी, प्रवक्ता सोनाल शांति, खुर्शीद हसन रूमी और जगदीश साहू भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित हालिया प्रेस वार्ता पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कांग्रेस के आदिवासी और दलित प्रेम को दिखावटी और पाखंडी बताते हुए उसे केवल राजनीतिक नौटंकी करार दिया। अजय शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी और दलित वर्गों में अपनी गिरती पकड़ और कमजोर होती राजनीतिक स्थिति से बौखलाई हुई है और इसी हताशा में रोज नए नए शिगूफे और बयानबाजी करके सहानुभूति पाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस वर्ग के अधिकारों का दावा कर रही है, उसी वर्ग का हक छीनकर वह मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। अजय शाह ने जोर देकर कहा कि जिस समाज को कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी, पिछड़ेपन और शोषण के अंधेरे में रखा, भाजपा के शासनकाल में वही समाज विकास और सम्मान की मुख्यधारा में आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया, बल्कि आदिवासी कल्याण मंत्रालय की भी स्थापना की। भाजपा ही वह पार्टी है जिसने देश को पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया और उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अजय शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, हर घर जल योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए दलितों और आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देने का काम किया और इन सभी योजनाओं में झारखंड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मोदी सरकार की पीएम जनमन योजना का विशेष उल्लेख किया,
जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के लिए शुरू किया गया है। यह योजना उन समुदायों को बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य सेवाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। एकलव्य विद्यालय मॉडल को भी वैश्विक पहचान मिल रही है, जो आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। अजय शाह ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने झारखंड को कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फंड उपलब्ध कराया है, लेकिन राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों तक इसका लाभ नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि इन फंड्स की बंदरबांट और घोटाले झारखंड की सच्चाई बयां करते हैं। हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को दी अग्रिम जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकल नियुक्ति घोटाले में आरोपित 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई है। इनमें प्रमुख अभियुक्तों में राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खीराम बास्की, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। यह मामला जेपीएससी वन नियुक्ति घोटाले से संबंधित है, जिसमें कुल 37 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इनमें से 5 जेपीएससी अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थी भी शामिल हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई, जहां सीबीआई ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सीबीआई के विरोध के बावजूद अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं, जिससे आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा मिल गई। इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने जीपीएससी की परीक्षा में धोखाधड़ी कर महत्वपूर्ण नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया और अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों का उल्लंघन किया। अडानी पावर एक बार फिर सुर्खियों में है। बजट सत्र के दौरान सदन में किसानों की मांग उठने के बाद आज 7 अप्रैल को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की मांग पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अडानी पावर प्लांट झारखंड के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन झारखंड के लोगों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाता है और उन्हें सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाते हैं। किसी भी हाल में भेदभाव नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त। प्रदीप यादव ने कहा कि किसी भी हाल में यह भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि अडानी पावर की ओर से कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। न तो अस्पताल बना, न ही स्कूल खुला और न ही विस्थापितों को नौकरी दी गई। समाधान नहीं हुआ तो 14 तारीख से करेंगे आंदोलन। उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो 14 तारीख से आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कैसा न्याय है कि एक ही काम के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य राज्यों के लोगों को 1 लाख रुपए से अधिक वेतन मिल रहा है, वहीं यहां के स्थानीय लोगों को उसी काम के लिए मामूली रकम दी जा रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुबे जी कंपनी की बात करते हैं, जो ठीक नहीं है। किसानों की समस्याओं को समझना होगा और उसका समाधान निकालना होगा। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 20 सदस्य प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जाने वाला है। 19 से 27 अप्रैल तक
विदेश दौरे पर जा रहे राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल इस दौरान स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग का दौरा करेगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव समेत विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। यदि विदेश मंत्रालय से अनुमति मिल जाती है तो प्रतिनिधिमंडल 19 अप्रैल को मैड्रिड पहुंचेगा। यात्रा के दौरान उद्यमियों के साथ शिष्टमंडल की 1-to-1 मीटिंग होगी। इस दौरान ग्रीन एनर्जी और माइनिंग क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की जाएगी। विदेश दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री सहित राज्य के आला अधिकारियों के विदेश दौरे पर सवाल उठने लगे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार की इस तैयारी को सरकारी पैसे पर घूमना बताया है। वहीं सत्ता पक्ष ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इस कोशिश की सराहना की है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने विदेश दौरे की आलोचना करते हुए कहा है कि निवेश को लेकर यदि यह दौरा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे का इतिहास रहा है उससे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होगा। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के बड़े निवेशक तो झारखंड आना ही नहीं चाहते, क्योंकि जमीन को लेकर इतना विवाद है कि कोई भी उद्योगपति झमेले में नहीं पड़ना चाहते। ऐसे में विदेशी उद्योगपति झारखंड में निवेश करेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि राज्य का माहौल निवेशकों के लिए नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस दौरे के जरिए इतना जरूर होगा कि प्रतिनिधिमंडल सरकारी पैसे से विदेश जरूर घूम लेंगे। विदेश दौरे से झारखंड को मिलेगा लाभ। राधाकृष्ण किशोर। इधर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए हेमंत सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष हमेशा देता रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है और मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए कटिबद्ध है। उनके विदेश दौरे से झारखंड को जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। राज्य के प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे से वहां के वित्तीय प्रबंधन, सरकार के कामकाज, कृषि क्षेत्र सहित कई विभागों के कामकाज की जानकारी मिलेगी। जाहिर तौर पर इस राज्य को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी 1717 में विदेश दौरा कर चुके हैं। उस समय भी राज्य में निवेश को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य था। उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए इसे फिजूल खर्ची बताते नजर आ रहे थे। झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन और खनिज के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी होती है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कई तरह से मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभागों में सीधी नियुक्ति दी जाती है। उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से बटालियन का भी गठन होना चाहिए। साथ ही राज्य और जिला स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। इन दोनों मसलों पर हेमंत सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। खिलाड़ियों के लिए अलग से बने बटालियन। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य सरकार के समक्ष यह सुझाव दिया है। उनकी दलील है कि बटालियन होने से खिलाड़ियों को इस बात की तसल्ली रहेगी कि उन्हें स्पोर्ट्स ग्राउंड पर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वे मेडल के लिए अपने प्रयास को और पैना करने की कोशिश करेंगे। सरकार को उनका एक और अहम सुझाव है। उनका कहना है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को ही सीधी नौकरी के साथ साथ आर्थिक सहायता देने के प्रावधान है। अगर राज्य और जिला स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता का भरोसा मिलता है तो उनकी हौसला अफजाई होगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सुझाव को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि पहली बार खिलाड़ियों के लिए अलग से बटालियन गठन का सुझाव मिला है। यह सरकार का नीतिगत मामला है। फिर भी इसके तमाम विषयों का आकलन कर सरकार सकारात्मक पहल करना चाहेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिला या राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देना संभव नहीं है। ऐसा करना राज्य के आर्थिक हितों के लिहाज से उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को पॉजिटिव रूप में लिया कि ऐसे खिलाड़ियों के आर्थिक संवर्धन पर विचार संभव है।
अनुबंध में कुछ लाभ देने की कोशिश जरूर की जा सकती है। खेल की अहमियत को समझने में राज्य पीछे रह गया है। इस सवाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बावजूद खेल नीति बनने में 7 साल लग गए। पहली बार साल 2007 में खेल नीति बनी थी, लेकिन इसका फायदा पहुंचाने में फिर 7 साल गुजर गए। इसके लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 56 दिनांक 12 जुलाई 2014 और अधिसूचना संख्या 178 दिनांक 18 जून 2015 के तहत झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली अधिसूचित हुई। इस नियमावली के तहत कई पदक विजेता खिलाड़ियों को अलग अलग विभागों में नियुक्ति दी गई है। फिर साल 2022 में हेमंत सरकार ने खेल को तवज्जो देते हुए 2007 की खेल नीति को विलोपित कर नई खेल नीति 2022 बनाई। अब खिलाड़ियों में उम्मीद जगी है। 13 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया था। इस दौरान 13 खिलाड़ियों को न्यूनतम 50,000 रुपए की सहायता राशि देकर सम्मानित किया गया था। इनमें हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार रजक, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, आशा किरण बारला और ब्यूटी डुंगडुंग का नाम